नमस्कार साथियों। आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बहुत आसान बना सकती है। वो है शॉर्ट नोट्स। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद 15 दिन या 1 महीने बाद जब भी दोबारा रिवीजन करने बैठते हैं तो क्या आपको लगता है कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा? हमें तो सब भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लगता है? अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने अपने पढ़ाई को रिवीजन फ्रेंडली नहीं बनाया है। समझ रहे हैं? यहीं पर शॉर्ट नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिए कि शॉर्ट नोट्स का मतलब एक चीज़ और है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 20 पेज को हम 10 पेज में लिख दें और सोच लिए कि शॉर्ट नोट्स बन गई। अगर आप ऐसे ही करते आ रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि किताब की दूसरी कॉपी बना रहे हैं आप। तो आज हम समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, महत्वपूर्ण क्यों है और क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। और वीडियो के अंत में हम लाइव एक किसी नोट्स को उठा करके शॉर्ट नोट्स बनाकर भी देखेंगे और मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है इनका, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्या आवश्यकता पड़ रही है इनकी। दूसरा, कब बनाएं, और तीसरा, कैसे बनाने चाहिए। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हीं को आपको समझना है और आपके जितने भी डाउट हैं, मन में जितने सवाल आ रहे हैं, सभी का जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें, क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है और क्या हम दूसरे के शॉर्ट नोट्स नहीं ले सकते? मार्केट में बहुत उपलब्ध होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरे के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि नोट्स खुद के होते हैं। ये किताब की कॉपी नहीं होती है, समझे इस बात को। मुझे जो चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स, मैं उसको लिखूंगा। मुझे कोई चीज़ याद है तो उसको मैं क्यों लिखूं? हो सकता है कि मैंने अपने नोट्स बनाए और उसमें मैंने वो जानकारी नहीं लिखी जो मुझे याद थी, और वो जानकारी आपको याद नहीं है, तो आपके लिए उपयोगी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने चाहिए, किसी से मांगने नहीं चाहिए। तो क्यों बनाना है? इसका सबसे बड़ा उत्तर ये आएगा कि रिवीजन आसानी से हो सकता है। अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करना आसान होगा ना, क्योंकि जब दोबारा बैठते हो तो ऐसा लगता है सब भूल गया, फिर से क्या 100 पेज हम पलटाएँ, पूरे 100 पेज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे एमपीपीएससी या अन्य यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए जब 6 दिन पेपर चलता है, तो उस दौरान उस बीच में क्या हम बड़ी बड़ी नोट्स उठा करके रिवीजन कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल असंभव है। उस दौरान अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स हों जो 100 पेज के आसपास का हो, तो आराम से रिवाइज किया जा सकता है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेंस परीक्षा की दृष्टि से, इवन प्री परीक्षा और अदर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि समय की बचत होती है। अगर आपको कोई टॉपिक एक ही पेज में दिख जाए तो रिवीजन करना कितना आसान हो जाएगा, समझें। अगर एक ही पेज में पूरा दिख गया मुझे तो रिवीजन करना बहुत आसान होगा, मेरी एक नज़र में सारी चीज़ें दिख जाएंगी, समय की बचत होगी मेरे पास, रिवीजन करने में आसान होगा। और एक होता है सिलेक्शन लेना, एक होता है रैंक लेना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अधिक नंबर मिले, मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ, तो बिना शॉर्ट नोट्स के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो शॉर्ट नोट्स बहुत आवश्यक हैं, आप लोग याद रखें। और एक सबसे बड़ा सवाल दूसरा जो है कि शॉर्ट नोट्स सर बनाना तो है, समझ में आ गया, पर कब बनाएं? हमें यही समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी इसकी समझने वाली बात यह है कि जब आप पहली रीडिंग लेते हैं, जैसे आपने कोई भी बुक ली, स्टैंडर्ड बुक उठाया या कोचिंग के नोट्स उठाए, या इवन अगर आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास नोट्स बना रहे हैं। हमेशा याद रखें, नोट्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। नोट्स के जो प्रकार हैं, एक होता है क्लास नोट्स जो बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है क्लास नोट्स, और एक होता है शॉर्ट नोट्स जो उस नोट्स को शॉर्ट करके बनाया जाता है। जैसे मान के चलें कि अगर ये 100 पेज का है तो ये लगभग 30 पेज का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको कम करके लिख देंगे, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तो जो भी नोट्स आपका है, कब बनाएं? आप उस नोट्स को पहली रीडिंग लें। पहली रीडिंग में तो आप उसको समझेंगे कि टॉपिक है क्या, क्या कहना चाह रहा है, उसकी विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, जो भी उसके डायमेंशन है, सब हेडिंग सबको अच्छे से रीड करो, अच्छे से उसको समझो। फिर जब दूसरी रीडिंग आप लोग लेंगे तो दूसरी रीडिंग में उसके की पॉइंट देखो, सिर्फ की पॉइंट को अंडरलाइन करो। और इसके बाद कम से कम जब तीसरी रीडिंग लेंगे
उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि लगभग आपको 50% चीज़ें याद हो चुकी रहेंगी। आप उस नोट्स को 3 बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप PYQ देखें। PYQ जब देखेंगे तो PYQ से आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कौन सा फैक्ट आवश्यक है, कौन सी जानकारी आवश्यक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये फ़िल्टर हो पाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप पहले ही रीडिंग में लिखेंगे तो पूरी बुक को ही छाप देंगे, दूसरी बुक बन जाएगी। आपको यही समझ नहीं आएगा क्या छोड़ना है, क्या लिखना है। तो इसलिए हमेशा कम से कम 2 से 3 रीडिंग के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अब हमारा तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर कैसे बनाएं। हम ये तो समझ गए कि क्यों बनाना है, हम समझ गए बहुत आवश्यक है बनाना, और कब बनाना चाहिए ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर आप तो ये बताओ कैसे बनाना है। तो कैसे बनाने का आप लोग इतना बहुत अच्छे समझें, जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो पहली रीडिंग समझ के पढ़ते हैं, दूसरी रीडिंग हम लेंगे तो उसको की पॉइंट जो उसके कीवर्ड रहते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे कोई परिभाषा पढ़ोगे तो उसके अंदर कीवर्ड लिखे रहते हैं, मेन वर्ड। पूरा कथा कहानी नहीं पढ़ना है कि वाक्य बना रहे हैं कि जाता है, खाता है, नहीं, जो कीवर्ड होते हैं। अभी हम लाइव बनाकर भी देखेंगे और मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा, आप निश्चिंत रहें। तो केवल कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। हमें ये समझ में आएगा कि हमें परिभाषा जब हम शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे तो केवल कीवर्ड लिखेंगे। तो जैसे आप इसको समझें, जैसे मान लीजिए कि मैं टॉपिक लिया नर्मदा, मुझे नर्मदा नदी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब सब बना रहा हूँ पर टॉपिक आ गया नर्मदा नदी। अब मैं जैसे अपने नोट्स को 3 बार पढ़ चुका हूँ, तो जो मुझे बेसिक जानकारी है उसको नहीं लिखना है। चलो यहीं पास कवर कर लेते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो अच्छे समझ में आएगा कैसे बनाएं, क्या लिखें। अच्छे से ध्यान समझना, आप लोग नोट भी करते जाना अपनी कॉपी में, और क्या नहीं लिखें। ठीक है। सबसे पहला आता है कि क्या लिखना है हमें। तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ होगा कुछ या उसकी परिभाषा होगी, तो इसको आप लोग अपनी भाषा में लिखें। इसको क्यों लिखना है, ताकि आपको ये समझ आए कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, ये टॉपिक है क्या। टॉपिक के बारे में आपको समझ विकसित होगी कि अच्छा ये टॉपिक है, तो उसकी एक छोटी सी परिभाषा या अर्थ लिखना है अपने भाषा में, शॉर्ट में कीवर्ड उसके। दूसरी चीज़, जैसे कोई थिंकर होते हैं, स्कॉलर की, किसी ने कुछ कथन कहा है या किसी के अनुरूप कोई परिभाषा लिखी हुई है कि इन्होंने ये परिभाषा दी है, तो उसके कीवर्ड लिखना है आपको। मतलब कि थिंकर दूसरा पॉइंट है, तो इनके लिखना, इनको मत छोड़ देना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरा आता है कि हमें कीवर्ड के रूप में लिखना है। अभी हम देखेंगे कीवर्ड कैसे लिखेंगे, मैं भी लाइव बनाऊंगा। हमें केवल कीवर्ड लिखना है, मतलब कि हमें पूरा उसका कथा कहानी या एकदम शब्द बना के पूरे वाक्य जैसे बनते हैं ना, कि राम जाता है, नहीं, जैसे राम जाता है फिर खाना खाया, तो राम डैश खाना, ऐसा मतलब कीवर्ड उसको पकड़ेंगे हम। तो केवल आपको कीवर्ड में लिखना है। साथ में आपको क्या बनाना है, डायग्राम। आपको अपने नोट्स में डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो आप लोग जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो आसान बनेगा रिवीजन करने में ना, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स हो जाएंगे। हमें स्पष्ट दिखेगा कि क्या विशेषताएं हैं 1 2 3 4 5, क्या कारण है 1 2 3 4 5। तो डायग्राम और फ्लो चार्ट का बराबर उपयोग करिए। साथ में आप लोग उदाहरण लिखना मत भूलिए। अगर उदाहरण है उसमें या कोई भी टॉपिक है तो उदाहरण ज़रूर लिखें। उससे क्या रहेगा कि जब आप उदाहरण लिखते हैं तो हमें पुरानी चीज़ पूरी याद आ जाती है, हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अच्छा ये बात कहना चाह रहा है ये। तो उदाहरण को ज़रूर लिखें। तीसरा, एक अच्छी चीज़ आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है, कि हमेशा हम कोई भी डाटा होता है, कोई भी डाटा या रिपोर्ट है या एग्ज़ाम्पल हैं, तो उनको हमेशा लिखना है। मतलब कोई भी डाटा आए या कोई रिपोर्ट आए तो इसको आप लोग छोड़ें ना। ऐसा ना लगे कि सर हम तो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो इतने ही शॉर्ट्स कर दें कि शॉर्ट ही नोट्स अब समझ नहीं आ रहे हैं, फिर बड़ी नोट्स पलटानी पड़े कि लिखा क्या था। इसलिए हमेशा कोई भी डाटा है, कोई भी रिपोर्ट है, उसको ज़रूर मेंशन करें और उदाहरण लिखना है। एक चीज़ और नहीं भूलनी है, जैसे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, अन्य अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जो अपवाद होते हैं, जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि चना, मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा आय जब मात्रा जिसमें आती है वो खरीफ की फसल होती है, लेकिन चना रबी की फसल है।
मतलब ये अपवाद है। तो ऐसे जो अपवाद आएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अपवाद वाले फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो इनको आप लोगों को अच्छे से लिखना, इनको छोड़ मत देना कि सर मुझे तो अभी याद है तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा नोट्स नहीं हो जाएगा कि आप लोगों को भारी लगेगा, लिख सकते हैं। क्या नहीं लिखें सर? सबसे पहली चीज़ ये है कि पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, मतलब पूरी कथा कहानी नहीं लिखना है, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल ना लिखें, इससे बचें आप। कीवर्ड में लिखना है हमको, सब हेडिंग केवल। दूसरा चीज़ कि हमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है पूरा, केवल हेडिंग हेडिंग लिखना है। तो आप लोग नोट करें कि एक्सप्लेनेशन ये नहीं लिखना है पूरा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि बेसिक जानकारी नहीं लिखनी है। जैसे ही मैं नर्मदा नदी में बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर कि बेसिक जानकारी नहीं लिखनी है। देखो नर्मदा नदी का मैं एग्जाम्पल ले रहा था, इसको समझ लो यहाँ। जैसे मैंने नर्मदा नदी पढ़ा अपने मेन नोट्स से या स्टैंडर्ड बुक से या क्लासरूम के नोट्स से। अब मैंने जब पढ़ लिया, 3 रीडिंग मेरे हो गए, तो अब मुझे ये याद है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, मुझे ये याद है कि इसकी लंबाई क्या है, रिफ्ट वैली में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये बेसिक जानकारी मुझे याद है, तो इसको नहीं लिखना है। मुझे वो लिखना है जो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते हैं और याद नहीं हो सकता, भूल जाए, कठिन है। जैसे मान लो मुझे कोई परियोजना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, परियोजना नंबर 1, नंबर 2, इसका नाम लिखूँगा, अगर उसकी जो क्षमता है वो भूल रही है तो क्षमता लिखूँगा कि कितने मेगावाट है। जैसे मान लो कि नर्मदा की कोई सहायक नदियाँ हैं लेकिन मुझे याद है आधी भूल रही हैं, तो मैं लिखूँगा सहायक नदियाँ, और जो भूल रही केवल उतना लिखूँगा, 1, 2, 3। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि जो बेसिक जानकारी है वो बिल्कुल नहीं लिखना है। और ऐसे मत लिखने लगना कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये सब फालतू पूरे पैराग्राफ नहीं लिखना है, इन सब से बचना है आपको। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ना कि बुक छाप रहे हैं। तो आप लोग अभी हम और लाइव बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है मैंने बताया। अर्थ परिभाषा लिखनी है, थिंकर के कोई कथन है, कोई परिभाषा है तो वो लिखना है। कीवर्ड में लिखना है, पैराग्राफ नहीं बनाना है, पूरा पैराग्राफ में नहीं लिख देना है। डायग्राम और फ्लो चार्ट का बराबर अच्छे से उपयोग करें, जैसे ही मैं नोट्स दिखाऊंगा तो आपको अच्छा दिखेगा। साथ में उदाहरण ज़रूर लिखते जाएं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। कोई भी डाटा या रिपोर्ट है तो उसको लिखें, कोई अपवाद है तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, वो लिखें। क्या ना करें, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल ना लिखें, और पूरा उसको समझाते हुए ना लिखें कि जैसे दूसरे को समझाना। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं, आपको देख के समझ में आ जाए बस, दूसरे को आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेसिक जानकारी बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि बेसिक जैसे मैंने बताया ना, इसका उद्गम स्थल, लंबाई, किस दिशा में बहती है, रिफ्ट वैली में, ये सब बेसिक जानकारी नहीं लिखनी है आपको, इन सब से बचना है। अब सबसे बड़ा आगे हमें ये देखना है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सर हमें ये समझ में आ गया लेकिन फॉर्मेट तो बताओ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें कि A4 साइज़ का पेपर लें, ठीक है, इसमें नोट्स बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप रजिस्टर, लाइन वाले पेज और अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि A4 साइज़ का प्लेन पेपर लें, उसमें बनाएं। दूसरी बात यह है कि बुलेट पॉइंट में लिखें, ठीक है, बुलेट पॉइंट में लिखना अपने को, मैं अभी बताऊंगा कैसे लिखना है। तो आप लोग बुलेट पॉइंट में लिखें हमेशा। जैसे कई बार होता है कि हमें मान लो विशेषताएँ लिखनी है, तो विशेषताएँ से हेडिंग डालें और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख दो। जैसे उद्यमिता में जोखिम होता है, नवाचार होता है, इसमें निर्णय क्षमता होती है, ऐसे मतलब एक की पॉइंट उसका लिखना है, होता है नहीं लिखना, केवल लिखना है जोखिम, निर्णय क्षमता, इस टाइप का केवल कीवर्ड। तो आप लोगों को बुलेट पॉइंट में लिखना है सब हेडिंग को लेकर के। समझ में आ रही चीज़ें? एक चीज़ और याद रखना कि जब भी कोई टॉपिक ख़त्म हो जाए तो टॉपिक के बाद जगह खाली जो है उसको थोड़ा छोड़ के रखना है। मतलब एकदम ऐसे मत लिख देना कि ज़रा सा कुछ ऐड करना हो तो जगह ही नहीं है, फिर वो एकदम खिचड़ी पक जाए नोट्स में। थोड़ा सा हमेशा कोई टॉपिक हुआ एक पेज छोड़ के फिर आगे बढ़ना है। अगर वो आधे पेज में ख़त्म हुआ या 30% में ख़त्म हुआ तो 70% पेज को पूरा खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वो अभी आगे हम ऐड ऑन करेंगे, कई चीज़ें अपडेट होंगी, कई नए फैक्ट मिलेंगे, तो ये सब ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर मैंने जो क्लास नोट्स या स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है तो फॉर एग्जांपल अगर वो 100 पेज का है
तो हमारे जो शॉर्ट नोट्स आएंगे वो 30 पेज में आने चाहिए, मतलब 1/3 हिस्सा हमारा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 पेज का नोट्स था मेन वाला और हमने शॉर्ट नोट्स बना दिया 80 पेज का, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो शॉर्ट हुआ ही नहीं है। और ऐसा भी ना करें कि उसको 10 पेज का कर दिए 100 पेज से, फिर आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये नोट्स किसका है, मैंने ही लिखा है, मेरे को तो हवा नहीं लग रही, फिर ये कंडीशन आ जाएगी। तो हमेशा थोड़ा सा 1/3 लिखें। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको डाउट हो रहा है, ऐसा लगता है कि सर याद तो है पर हो सकता है आगे भूल जाए, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, जब हम पॉलिटी के बाद मान लो सोशोलॉजी पढ़ेंगे, उद्यमिता पढ़ेंगे, अदर एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट हैं, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, तो भूल ना जाए तो लिख लो। क्या होगा, 20 पेज से ज़्यादा 21 पेज हो जाएगा, 22 पेज हो जाएगा। जैसे आप समझें कि जब 6 दिन हमारा मेंस होता है तो एक पेपर के बीच में एक भी गैप नहीं होता, लगातार पेपर होते हैं, तो हम 2-2 300 पेज के एक यूनिट के नोट्स आते हैं, तो हम हज़ारों पेज नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा 20 पेज का एक यूनिट हो, लगभग 100-125 पेज का एक पूरा पेपर हो गया पार्ट ए, और 100-125 पेज का पार्ट बी, हम 200 पेज आराम से रिवीजन कर सकते हैं और अपने हाथ के लिखे हुए हैं, फ्लो चार्ट में हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी। इसको समझते हैं अभी कैसे बनाना है, मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया, क्लियर करें कि नोट्स क्यों बनाना है, कब बनाना है और कैसे बनाना है, क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या नहीं लिखना है। देखो जैसे हम लाइव बना करके देखते हैं, जैसे ये उद्यमिता का एक चैप्टर है तनाव प्रबंधन। अगर मैं इसको पढ़ता और शॉर्ट नोट्स मान लो मेरी तीसरी रीडिंग हो गई, अब बनाना है, तो कैसे बनाना है। पहले तो आप इसको अच्छे से रीडिंग लें, समझें। अब जब दूसरी रीडिंग लेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, जैसे ये सब पैराग्राफ जो बने हैं ये सब मैं इनको पढ़ूंगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको समझना बस है कि क्या कह रहा है। तनाव प्रबंधन क्या है, तो पहले तो तनाव समझेंगे, फिर प्रबंधन कि प्रबंधन कैसे करें। तनाव सभी के जीवन का अहम हिस्सा है जो मन की स्थिति एवं परिस्थितियों के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। तनाव को नियंत्रित और प्रतिबंधित करके कार्यों को सृजनात्मक लाने के लिए तनाव प्रबंधन की धारा, ये सब अपने को सिर्फ पढ़ बस लेना है, शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर हम अर्थ पढ़ेंगे इसका कि अनेक कारणों से होने वाले तनाव, अवसाद या कुंठा को विविध तरीकों से जब नियंत्रण करते हैं तो तनाव प्रबंधन कहते हैं इसको। ये शॉर्ट में एकदम अर्थ हो गया इसका। ये दूसरे शब्दों में लिखा है इसमें कि तनाव प्रबंधन तकनीक तथा मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता तो कैसे बनाता, मैं यहाँ सीधे लिखता तनाव प्रबंधन, ये मेरा अब हेडिंग है, अब इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं अर्थ लिखूंगा क्योंकि मुझे भूल ना जाए बाद में। तो अर्थ में मैं सीधा कीवर्ड लिखूंगा, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई बेसिक जानकारी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो मैंने इसकी जब पूरे परिभाषा पढ़ी, इतना बड़ा पैराग्राफ में, तो क्या निकल के आया, सिर्फ इतना निकल के आया कि तनाव, अवसाद, कुंठा, ये 3 वर्ड यहाँ लिखे हैं। तनाव, अवसाद, कुंठा को विविध तरीकों से नियंत्रित करके कम करना तनाव प्रबंधन कहलाता है, मतलब कम करना। लेकिन आगे इसने थोड़ा सा साइंटिफिक दे रखा है कि दूसरे शब्दों में तनाव प्रबंधन तकनीकी मनोचिकित्सा के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित किया जाता है। बस विविध तनाव जो है कारकों का विश्लेषण करके उनके प्रभावों को कम करने तथा निपटने के लिए लक्षित तकनीकों तथा कार्यक्रमों को तनाव प्रबंधन कहते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखना है। तो तनाव, अवसाद या कुंठा जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका विश्लेषण करके, तो डैश करो विश्लेषण, विश्लेषण करके कम करना। बस एक ये हमारी शॉर्ट परिभाषा हो गई, हमें समझ में भी आएगा, इसमें और कुछ नहीं कथा कहीं लिखनी है। सीधा है कि अर्थ क्या है कि तनाव, अवसाद या कुंठा, इनका विश्लेषण करके या इनके कारकों का विश्लेषण करके, यहाँ पास अगर आप चाहें तो कारक भी लिख सकते हैं, इनके कारकों का विश्लेषण करके कम करना इनको या नियंत्रित करना। बस क्या है, तनाव प्रबंधन है। तो मेरा इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ के सिर्फ एक लाइन बनी है। फिर ये समझने के लिए पढ़ लिए कि क्या होता है तनाव की, कैसे कमी आएगी, फिर सुखमय जीवन हो गया सब। हम सीधे आ जाएंगे विशेषताएं या लक्षण पर। तो मेरा अगला सब हेडिंग होगा लक्षण या विशेषता, एक ही चीज़ है। तो अब मैं जब लक्षण लिखूंगा तो मैं यहाँ पढ़ूंगा पहले कि तनाव के कारकों की पहचान, तनाव प्रबंधन के अंतर्गत तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान की जाती। अब मुझे बताओ, ये सब हेडिंग पढ़ के क्या आप ये अंदर की बात नहीं लिख सकते खुद से? इसमें ऐसा क्या लिखा है जो हम खुद से नहीं लिख पाएंगे? उसी को वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बढ़ा दिया है। दूसरा है कि तनाव के कारकों का विश्लेषण,
जो कारक मतलब तनाव जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, स्रोत क्या है, उसके जो कारक हैं उनका विश्लेषण करना है कि क्यों हो रहे हैं, और उनका आगे लिखा है विश्लेषण करके पहचान करना। तो ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है विश्लेषण करना। तो कारकों की पहचान के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें उसके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। ये तो हम खुद से लिख सकते हैं। मतलब जब आप दूसरी तीसरी रीडिंग लेंगे तो जो इनका ये एक्सप्लेनेशन है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये हमें शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल नहीं लिखना है, हमें सिर्फ कीवर्ड लिखना है ये वाले। तो मैं जब लक्षण लिखूँगा तो सीधे लक्षण लिखूँगा कारकों की पहचान, दूसरा लिखूँगा कारकों का विश्लेषण, तीसरा लिखूँगा यह नई शाखा है तो नई शाखा। ये इसके लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, ये समझ रहे हैं आप। पढ़े होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह इसको कम करने के लिए व्यवहारिक तकनीक लिखा है। तनाव को कम करने की व्यवहारिक तकनीकें होती है। व्यवहारिक तकनीक के तरीके से ये पूरा कम करने पर बल देती है। जीवन को सुखमय बनाने पर आधारित, यहाँ लिख सकते हैं जीवन सुखमय। व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृत्ति को परिवर्तन पर बल देता है। तो नकारात्मक, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसा माइनस बना दें तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बहुत साइन का उपयोग करता हूँ, पूरे वर्ड नहीं लिखता, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा क्या है, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, हमें पूरी कथा कहानी से मतलब नहीं है। नेगेटिव प्रवृत्ति में परिवर्तन, बस ऐसे में तो समझ रहे हैं ना आप। कीवर्ड बनाना, देखो इसका धीरे धीरे एक पेज ख़त्म होने को है और हमारा कितना हुआ है अभी यहाँ। अगर आप जब आप नोट्स में व्यवस्थित लिखेंगे तो मुश्किल से 3-4 लाइन ही उपयोग आएंगे, मतलब पूरे पेज का 30% भी नहीं आया। ये देखिए पूरा पेज इतना बड़ा है इसका, जहाँ नोट्स बना रहे इतना बड़ा, इसका ये 30% हिस्से में आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे इसमें क्यों, जैसे जनगणना की एक नोट्स यहाँ पास पड़ी, इसको देखो आप लोग। चित्रकला, भारतीय चित्रकला, ये मेरे खुद के नोट्स हैं मेंस वाले। देखो सिंपल सा परिभाषा लिखा है यहाँ, ठीक। ये चीज़ें एकदम डायरेक्ट लिखी हैं। विशेषताएं देखो कैसे लिखा है। अधिकतर जो हैं पशु पक्षियों का अंकन रहता है। जादू टोने पर वो संबंधित उसके जो चित्रण है ना, वो जादू टोने से रिलेटेड हैं। तो ऐसे इसकी जो विशेषताएं किसकी, भीमबेटका की लिखी हैं। प्रागैतिहासिक समय की विशेषताएं हैं कि जो चित्रकला थी उसमें कैसा था, हड़प्पा कालीन में कैसा था। देखो ऐसे फ्लो चार्ट का उपयोग करना है, मैंने जो बताया। सिंपल से उसके कीवर्ड बस लिखना है, ताकि जब हम मेंस की फॉर्मेटिंग करेंगे या मेंस में जब हम लिखने जाएंगे तो हमें ये ऐसे ही फॉर्मेटिंग वहाँ भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ और करना है। तो जब हमारी आदत ऐसी बनी रहेगी तो हम सीधा इसको वहाँ उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो भारतीय त्यौहार लिखे हैं, देखो भारत की जनगणना, जनगणना के लाभ लिखा है सीधा एक एक कीवर्ड में। नीति निर्माण, जनजाति योजनाओं में प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार, परिसीमन। इसको जब हम मेंस में लिखेंगे या बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्कर तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, इस पर हम वाक्य बना सकते हैं। समझ रहे हैं। देखो सिद्धांत सीधे सीधे लिखे हैं। वृद्धि के कारण क्या है, वृद्धि के प्रभाव क्या है, देखो कीवर्ड लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। गरीबी का विस्तार, बेरोजगारी बढ़ेगी, कृषि पर भार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह सब कुछ कारण क्या है, वृद्धि के जीवन प्रत्याशा का अत्यधिक होना, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परिवार नियोजन। तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे फ्लो चार्ट का उपयोग करना है, कैसे शॉर्ट में लिखना है कीवर्ड के साथ। देखो लिंगानुपात का कारण क्या है, निम्न लिंगानुपात के आशय क्या है, देखो परिभाषा थोड़ा सा लिखिए, आशय क्या है, प्रभाव क्या है, सरकारी प्रयास लिखे हुए हैं। तो ऐसे आपको बनाना है। दूसरा मेंस का किसी सब्जेक्ट का देखते हैं। जैसे यहाँ पास उद्यमिता की दिख रही है, ठीक है, उद्यमिता यूनिट 2 देख लो। देखो व्यवसाय, अवधारणा, महत्व और क्षेत्र। देखो फ्लो चार्ट में लिखा है व्यवसाय क्या है,
अर्थ लिखा है कि आर्थिक क्रियाएं वस्तु सेवाओं के उत्पादन, निर्माण, वितरण और क्रय विक्रय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, आर्थिक क्रिया है। सिंपल सा लिखा हुआ है। देखो विशेषताएं लक्षण सीधे कीवर्ड में लिखी हुई हैं कि लाभ कमाना, पूंजी का समावेश, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऐसे सारी चीज़ें देखो 10-11 लिखी हैं। उद्देश्य देखो फ्लो चार्ट में लिखा है, आर्थिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, वैश्विक उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। लाभ कमाना, ग्राहक बनाना, नियमित नवप्रवर्तन, संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, अन्य महत्व भी इधर लिखे हैं। देखो कीवर्ड में क्या, औद्योगिक विकास होगा, उत्पादन वृद्धि। इसको जब आंसर में लिखेंगे तो हम बढ़ा के लिख देंगे। लक्षण कीवर्ड में ऐसे ही, महत्व, उद्देश्य, ऐसा आपको बनाना है। आपको ये पूरा देखो अच्छे से। क्लियर हो रही चीज़ें? अगर अभी भी कोई डाउट आए, समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। और फिर लगेगा कि समझ में नहीं आया है तो और आसान करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई ऐसा डाउट नहीं बचा होगा जिससे आपको शॉर्ट नोट्स में दिक्कत जाए। ठीक है, इसके बाद भी दिक्कत जाए तो मुझे ज़रूर बताना। और मेरे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना, प्रशांत सर PDF, और मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। चलो तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सभी को जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। मौसम अभी बहुत ख़राब चल रहा है। जय हिंद।